नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। औरंगजेब को बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है। औरंगजेब विवाद पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा जिसका जैसा आदर्श उसका वैसा व्यवहार। मथुरा पर भी दो टूक जवाब, बोले कोर्ट के आदेश का हो रहा है पालन, वरना बहुत कुछ हो गया होता। संभल में ईद के मौके पर घरों की छतों और सड़कों पर नहीं होगी नमाज। अफसरों ने पीस कमेटी की बैठक में की शांति बनाए रखने की अपील। संभल के सीईओ बोले, अगर ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने से पहले बढ़ा सियासी घमासान। पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल को चेतावनी, पूछा कि अस्पताल में मिल रहा है गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की जांच के आदेश। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सरकार ने किया बंद। बैंक चाहे तो छोटी अवधि के लिए जारी रख सकते हैं स्कीम। 2015 में आई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी की 7 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली। This year would be significantly be lesser than the last year, and I think the last year revenue etc. would definitely be peak for some time to come. ज़ेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत का मेगा इंटरव्यू, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ऑप्शंस पर सख्ती का कमाई पर बड़ा बुरा असर। ब्रोकिंग कारोबार से कमाई पीक आउट होने के संकेत। फिलहाल आईपीओ लाने की योजना नहीं। टैरिफ वॉर में ट्रंप के तेवर में मामूली नरमी, लेकिन आशंकाएं बरकरार। ट्रंप ने कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ में हल्की नरमी के दिए संकेत, लेकिन कहा ज्यादा अपवाद नहीं होगा संभव। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर अपोलो अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज नहीं कराता है तो इसका कंट्रोल एम्स को सौंप सकते हैं। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए अपोलो हॉस्पिटल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी क्यों मिली है, क्या डिटेल्स हैं? अपोलो ही नहीं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिन्हें जमीन लीज पर दी गई है। सरकार ने इन्हें 1 रुपए के अंदर लॉन्ग टर्म लीज दी है और साथ में लेकिन सरकार ने एक शर्त जोड़ दी थी कि आप अपने अस्पताल में गरीबों का इलाज करेंगे, 1/3 बेड आप गरीबों को देंगे। इतना ही नहीं, ओपीडी में 40% पेशेंट आप गरीबों के ही देखेंगे। लेकिन ऐसा अक्सर पाया गया कि हॉस्पिटल इन नियमों के पालन नहीं करते, तो इसको लेकर के ऑल इंडिया वकील यूनियन ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल को चेतावनी दी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके ऑपरेशंस को एम्स को सौंप देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दिल्ली सरकार को एक ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए कहा। यह ज्वाइंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आगे की डायरेक्शंस देगा। शुक्रिया असीम में डिटेल बताने के लिए। तो 4 हफ्ते में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इंपॉर्टेंट मामला। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रेप पर विवादित टिप्पणी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि लेखक के पास संवेदनशीलता की कमी है और यह अमानवीय दृष्टिकोण है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप के मामले में एक टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के स्तन दबाना या उसके सलवार का नाड़ा खोलना किसी भी तरह से रेप का अटेम्प्ट नहीं है। तो इसको लेकर के काफी सारा विवाद हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुओ मोटो लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी को स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है उस तरह से लगता है कि जो लिखने वाले में किसी भी तरह से संवेदनशीलता की कमी है, साथ ही ये पूरी तरह से अमानवीय
दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नहीं था, जो फैसला था वो 4 महीने के लिए सुरक्षित रखा गया। उसके बाद जज ने एक फैसला सुनाया। आमतौर पर हम ऐसे मामलों में कोई भी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को पर रोक लगाना काफी जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसको लेकर के नोटिस जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करेगा। शुक्रिया असीम डिटेल्स बताने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मथुरा से लेकर संभल तक और मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुसलमानों की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। योगी ने दावा किया है कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं और दंगे का इलाज उन्हें आता है। योगी ने ऐलान किया कि संभल में सभी मंदिर खोजे जाएंगे और वहां की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते संभल होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। और योगी ने मथुरा के सवाल पर भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, वरना बहुत कुछ हो गया होता। आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम राम को और वो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। वो बाबर, औरंगजेब, जिन्ना का महिमान मंडन करते हैं। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। और बुलडोजर के एक्शन पर सीएम योगी का दो टूक बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि जो जैसा समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। और अखिलेश यादव ने योगी के इंटरव्यू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। और ईद से पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिमों को एक और सलाह दी है। इस बार पीस कमेटी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले अनुज चौधरी होली पर भी कुछ इसी तरीके की सलाह दे चुके हैं, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम सिवैया, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर आज पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित बिहार के कई बड़े राजनीतिक लोग भी पहुंचे। इसके पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें मुसलमान मतदाताओं की प्रभावी भूमिका है। आज पटना में प्रदर्शन के दौरान बीमारी के बावजूद लालू यादव पहुंचे। लालू यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल बेतुका है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट होकर विरोध करेंगे तो ये नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे। और वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और इसे आज की जरूरत बताया। उन्होंने बिल को देश मुसलमानों के हित में बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर उलूल जुलूल फैसले लिए गए और जमीनों पर कब्जा किया गया। दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। और बजट सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल ने कहा कि संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में सॉरी पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और सरकार ने 10 साल पहले शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि बैंक अपने हिसाब से छोटी अवधि के लिए इसे जारी रख सकते हैं। सरकार इस स्कीम को देश में डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने और सोने के इंपोर्ट को कम करने के उद्देश्य से लेकर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ जो ये स्कीम बंद करने की नौबत आ गई है? और इससे बड़ा सवाल, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उन्हें उनका सोना कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा? बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी बताइए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को क्यों बंद करना पड़ा? जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बाद अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे भी यहाँ पर पर्दा गिर चुका है और ये फाइनेंशियल खत्म होने से पहले कुछ ही दिन पहले ये आती हुई चीज़ है। तो क्लियरली एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमने सरकार के बीच में आता हुआ देखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि बाजार के हालात बदल रहे हैं और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस की वजह से भी इसे अब बंद किया जा रहा है। तो जो मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म स्कीम है उसे बंद किया गया है। जो शॉर्ट टर्म स्कीम है उसे बैंक्स पर छोड़ दिया गया है कि वो उसे कितना कैसे चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इवन एज 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, उसके बावजूद भी सिर्फ 5,700 लोगों ने ही यहाँ पर इसमें सोना डिपॉजिट किया। और अगर आप ओवरऑल डिपॉजिट देखें तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में करीबन 30,000 टन सोना है, लेकिन इस स्कीम में पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 किलो ही सोना आ पाया। और वो भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें करीबन 13 से 14,000 किलो सोना आया। उससे कम मीडियम टर्म में आया जहां पर करीबन 10,000 किलो से भी कम है और 7,500 किलो यहां पर शॉर्ट पीरियड में आया। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये स्कीम क्यों नहीं चल पाई। एक तो ये कि स्कीम के तहत आपको अपना जो ज्वेलरी है या जो जिस तरह का भी सोना है वो ले जाना था और उसे पिघला कर उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड बॉन्ड्स मिलते जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट यहाँ पर जमा करते। लेकिन क्लियरली जिस तरह की हमारी कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है ज्वेलरी के साथ की वो हमारी है, हमें आगे पुश्तैनी है, तो लोग क्लियरली अपनी ज्वेलरी गलाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये कि जो लोग ले जाना भी चाहते थे वो असेइंग सेंटर्स पे ले जाने की बात थी, जो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और असेइंग सेंटर्स की भी यहाँ पर कमी है। तीसरी बात ये कि जो आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा इंडियंस इस बात से खुश नहीं थे कि उनको अपनी ज्वेलरी या सोना यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़े। और जो इंटरेस्ट इसको आपके ऊपर मिलता है वो टैक्सेबल था, तो वो
वो भी एक चीज़ थी जो क्लियरली यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ सही नहीं बैठी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये स्कीम थी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी। बैंक्स की तरफ से भी हमने कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज़म इसमें आता हुआ नहीं देखा, तो अवेयरनेस की वजह से भी ये स्कीम थोड़ी सी पिटती हुई नजर आई। अब माना ये जा रहा है कि एज ऑफ नाउ तो इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इसका रीहॉल किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत अब भी जारी है। शुक्रिया मनीषा, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मार्केट का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और बाजार की 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव देखने को मिला। 7 दिनों की तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 182 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स में 729 पॉइंट की कमजोरी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली हावी थी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए क्या डिटेल्स आज की मार्केट एक्शन की? तो डेफिनेटली 7 दिन की तेजी में आज बाजार के अंदर ब्रेक लगता हुआ हमें दिखाई दिया। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक फाइनली यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। 3% की ट्रेंड में 3% का इजाफा। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्री में 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, सिप्ला, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में आज हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की अगर तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों की पहले बात लेते हैं। अशोक लेलैंड में 0.25% का इजाफा, मेरिको 2.5%, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 3% और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस भी करीबन 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो हुडको 4% लुढ़का है, कॉनकॉर में 4% करीबन, मैक्स हेल्थ केयर भी 4.5% और इरेडा करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अगर बाजार की तरफ नजर डाली जाए तो पेन तो हमें हर जगह ही आज के सत्र में देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा ने मार्केट आउटलुक पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईटी को डिफेंसिव सेक्टर के तौर पर देखना चाहिए। तो आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन पर ज्यादा कंसर्न नहीं है, ज्यादा कंसर्न है उनके ग्रोथ पे। तो मैं समझता हूं कि आज आपके पोर्टफोलियो में आप आईटी को बाहर नहीं कर पाएंगे, उसको डिफेंसिव के तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड की संभावना आईटी में कम है। इकोनॉमिक रिवाइवल होने के आसार दिख रहे हैं by various parameters. So मुझे लगता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा रहेगा। एंड ये सेक्टर भले अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर देखेगा, बट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो तभी स्ट्रांग रहेगी एंड इट विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ द मार्केट विद अ 12-month horizon। और एचएएल के शेयर में आज 4% की तेजी देखने को मिली। दरअसल तेजस फाइटर जेट को बड़ी संजीवनी मिली है। जी ने तेजस के इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए एचएएल को आज तेजी के पंख क्यों लगे हुए थे? जी एरोस्पेस से इंजन की डिलीवरी एचएएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जो प्रेस रिलीज जी एरोस्पेस ने पब्लिक डोमेन में रखी है और एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि जो 1-2 साल का डिले हो गया था F404 इंजन्स का, वो फाइनली सप्लाई शुरू हो गई है। पहला इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जी ने डिलीवर कर दिया है। ऑब्वियसली जो अभी का करार हुआ है वो 99 इंजन्स के लिए हुआ है और ये F404 इंजन्स के लिए है जिसकी सप्लाई फिर से बहाल कर दी गई है। ऑब्वियसली ये 1-1.5 साल की मुशक्क़त और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नेगोशिएशंस थे उसका हिस्सा था और कहीं ना कहीं ये बॉटलनेक था प्रोडक्शन का, जिसको हल करके अब जी ने डिलीवरी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें F414 इंजन की तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन F404 इंजन की बात करें ये अहम क्यों है? क्योंकि अगर हम MK1A जो तेजस एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन है और जो बेसिक वर्जन है, इसके लिए ये इंजन सप्लाई शुरू होगी। और अगर हम बात करें तो LCA MK1A का टोटल ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन लगभग 49% है। इसका मतलब ये है कि FY24 के अंत की जो ऑर्डर बुक थी उसका 50% हिस्सा ये पर्टिकुलर वेरिएंट था जहां F404 इंजन लगेंगे। जी ने इसके पहले 65 इंजन ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सप्लाई कर दिए जहां तेजस एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग ली जा रही है और 99 नई इंजन सप्लाई का मतलब ये होगा कि आगे जाके ये भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। ऑब्वियसली अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो 1.5 साल के डिले के बाद देरी से सही लेकिन कहीं ना कहीं दुरुस्ती से ये सप्लाई फिर से शुरू हो गई है और FY24 की जो ऑर्डर बुक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की वो FY24 के रेवेन्यू से लगभग 3 गुना से ज़्यादा बड़ी है। आज मॉर्गन स्टैनली का भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे एक रिपोर्ट आया जहां उन्होंने फोकस लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया है और इनको लगता है कि आगे जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को चाहे वो प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, MK2 वर्जन हो तेजस एयरक्राफ्ट का या MK1 हो,
कुल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, जिसके कारण ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। यतिन आप बने रहिए, यतिन से एक और खबर पर चर्चा करेंगे। दरअसल कल से निफ्टी 50 में बड़े बदलाव होने वाले हैं। कल 3 बजे निफ्टी में जोमेटो, जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी। कितने का होगा निवेश और दूसरे इंडेक्स में किन शेयरों का वेटेज बढ़ने और घटने वाला है, ये डिटेल समझते हैं। यतिन बताइए। मंडे को एक छुट्टी है, जो निफ्टी की रीबैलेंसिंग होनी है, सेमी एनुअल रिव्यू होना है, वो कल होगा। और आखिर के आधे घंटे में जो वेटेड एवरेज प्राइस बाइंग सेलिंग होगी वो आपको दिखेगी बहुत सारे शेयरों में। ऑब्वियसली अगर हम निफ्टी के बदली की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जोमेटो और जियो फाइनेंस जैसी न्यू एज कंपनीज़ की एंट्री हो रही है। और उसके सामने अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली ब्रिटानिया और बीपीसीएल, ये दोनों स्टॉक्स जो है निफ्टी के बाहर होंगे। इन जो बदलाव हैं और जो वेटेज चेंज हैं की इंडिसेस में, उसके कारण क्या फ्लोज होंगे वो भी नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले जोमेटो की बात करें तो लगभग $390 मिलियन यानी ब्रॉडली 3000 करोड़ रुपए तक की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है कल निफ्टी के बदलाव के चलते। इसके अलावा जियो फाइनेंस की बात करें तो $20 करोड़ ब्रॉडली 1600-1700 करोड़ तक की बाइंग यहाँ आपको आती हुई नजर पड़ेगी, क्योंकि ये अब निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है। अगर हम इनफ्लोज की बात करें, क्योंकि वेटेज चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे इंडिसेस में, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इंडियन होटल्स पे, पावर ग्रिड पे और सीजी पावर पे। ये तीनों स्टॉक्स में आपको ब्रॉडली 50 से 100 मिलियन डॉलर्स के बीच की खरीदारी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ 500 से 700-800 करोड़ तक की बाइंग आती हुई नजर पड़ सकती है। निफ्टी के एक्सक्लूजन्स और वेटेज जो घटने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। ब्रिटानिया क्योंकि निफ्टी से बाहर होगा, यहाँ आपको 1200 करोड़ तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। बीपीसीएल में 145 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है। और उसी तर्ज पे वेटेज कम होने के चलते बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की आपको सेलिंग आती हुई नजर पड़ेगी। लेकिन ब्रॉडली कल जोमेटो और जियो फाइनेंस ये शेयर्स पर नजर रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़े इनफ्लोज यहाँ आपको आते हुए नजर पड़ेंगे। शुक्रिया इतने आपका डिटेल्स बताने के लिए। स्विगी और जोमेटो की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। मैक्वारी के डाउनग्रेड के बाद आज बैंक ऑफ अमेरिका ने दोनों को डाउनग्रेड किया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, कंचन से समझते हैं। बताइए कंचन। जैसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि जो जोमेटो है और जो स्विगी है वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज रिपोर्ट। और आज भी बोफा की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने अगर जोमेटो की बात करें तो उसको बाय की रेटिंग से न्यूट्रल कर दिया है सीधा। अगर टारगेट प्राइस की बात करी जाए तो 300 से सीधा वो आ गए हैं इस टाइम पे 250 रुपये में। वही स्विगी को जो रेटिंग दी है, पहले बाय की रेटिंग दी थी और उसको भी डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है। और टारगेट प्राइस जो है वहाँ पर भी कटौती की गई है। पहले जो टारगेट प्राइस था वो था 420 रुपये का, और अब जो टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है वो 250 रुपए का देखने को मिल रहा है बोफा की तरफ से। उनका कहना है कि जो क्विक कॉमर्स है उसमें हमें देखिए जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक तो मार्जिन्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है। जो फूड डिलीवरी की ग्रोथ है वो भी इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेके जो आउटलुक है थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया है। साथ ही साथ इसके कंपैरिजन में जो बाकी के डाइन आउट्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है वो डाइन आउट्स पे ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू इस टाइम पे स्विगी और जोमेटो। इसके अलावा जो कैश फ्लो है वहां पे भी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मैक्वेरी की रिपोर्ट जैसे आपने सजेस्ट की थी, उनका भी जो इस टाइम पे कॉन्फिडेंस है वो दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में आ रहा है बिकॉज ऑफ वहां पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा फायदा जो है कंपनी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इन कंपैरिजन बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन और मार्जिन में जो डेंट है उसके चलते स्विगी और जोमेटो इस टाइम पे रडार पे बने हुए हैं, और ये रीजंस है कुछ। शुक्रिया कंचन आपका। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। ज़ेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ किया कि ज़ेरोधा के फिलहाल आईपीओ लाने की योजना नहीं है। उन्होंने देश में और एक्सचेंज खोलने की भी वकालत की। नितिन, एक चीज़ आपने हमेशा मेंटेन की है कि आपसे और निखिल से मेरी जब बात हुई है कि देयर इज़ नो प्लान ऑफ लिस्टिंग। ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू लिस्ट, यू डोंट नीड मनी, यू आर जनरेटिंग कैश एवरी ईयर। लेकिन एक सिर्फ बहुत लोगों का ये मानना है कि कंसिडरिंग ज़ेरोधा इज़ द बेंचमार्क ऑफ सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न्स, आगे जाकर आप कभी सोचेंगे लिस्टिंग के बारे में? वुड यू एवर प्लान एन IPO? Yeah, I mean, the thing is, if you don't require the money, why list? So that's the question. And we are already highly regulated. So
we don't want to be subjected to even more. And the thing is, what I was saying earlier was, जो philosophy with which we run the business, it's very hard to do it as a listed company. Where listed company, you have to have 3-month targets, 6-month targets, and then if you don't meet it, then you have to face correction. So we don't. Typically the business today work at 5 years, 10 years as a target for any kind of metric, and no one in the business, for example, has any revenue target. I don't know if we can stick to all this stance, if we were a listed company. But if say regulators were to come and say you need to be listed, and then we'll definitely IPO as such. But otherwise no plans as of now. नितिन, एक पिछले 6 महीने में जो एक और डिबेट रही है वो है वीकली एक्सपायरीज को लेकर, एक्सचेंजेस के बीच में कंपटीशन. वेयर डू यू स्टैंड? बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म पे BSE के ऑप्शंस में भी काफ़ी लिक्विडिटी है, NSE के ऑप्शंस में भी. वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस होल थिंग? और आपने MSCI में भी पैसा डाला है, क्या एक और एक्सचेंज को भी रिवाइव होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर? यू हैव पुट मनी, ग्रो हैज़ पुट मनी इन MSCI. व्हाट्स दैट अबाउट? No, the idea with putting money behind MSCI, the bunch of brokers have come in together and put it. And the idea is that you need an alternate venue, as in US has something like 18 exchanges, and India needs to have more exchanges, and that's really the objective behind putting money behind the exchange. And about weekly expiry and competition between the exchanges, I can't really comment on this. और ब्रोकरेजेस के लिए कमाई का सबसे अच्छा समय निकल गया है. CBC आवास के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल से बातचीत में ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने कहा कि उनके लिए कमाई के लिहाज से पिछला साल पीक रहा. उन्होंने ये भी कहा कि ज़ीरोधा कारोबार में अनिश्चितता को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रही है. मुझे याद है आपने एक बार ट्वीट किया था जब मैंने ज़ीरोधा की वैल्यूएशंस पर एक ट्वीट डाला था कि बिजनेसेस लाइक योर्स आर जस्ट वन रेगुलेशन अवे फ्रॉम देयर प्रॉफिट लिटरली गेटिंग हाफ्ड. So like, do you sleep with this knowledge that anything can change and my business can turn upside down? Absolutely. In a regulated business, I think the biggest risk on the business is the regulations itself, and definitely, and that's the reason it's probably not fair for us to be listed, so because for example, like this options trading thing that's weekly, that's been removed, has caused a drawdown of like 35-40% in the revenues. And it was all out of the blue, the regulation that came in. So like that, so any regulation can significantly hurt the business. And the idea with not listing is also that maybe we'll go attempt building diversity in the business, diversification in terms of insurance, in terms of loans, in terms of AMC, etc. So and essentially, possibly, hopefully, at the end of it, we'll have a diversified business, and possibly at that time we would think of listing. आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा की. दरअसल IIT बॉम्बे के छात्रों के एक सर्वे में पता चलता है कि वहाँ 61% छात्र मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत महसूस करते हैं. क्या है छात्रों के तनाव की वजह? आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे इस पर बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर. मंच तैयार है, नेता तैयार हैं और न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी. ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगे. भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा जरूर. कोड स्कैन करें और आप भी अपने पासेस हासिल करें. भूलिएगा नहीं 8 और 9 अप्रैल.
मास्टर और कुणाल कामरा कॉमेडी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जहां उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है, वहीं उन्होंने पुलिस के सामने हाजिरी के लिए कुछ वक्त मांगा है, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। पुलिस दूसरा समन भेजने की तैयारी में है। इधर कुणाल कामरा ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें लगातार धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं। हालांकि कामरा ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कॉमेडी और पैरोडी वाले सॉन्ग्स पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। कामरा ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए वीडियोज भी जारी किए हैं और उसमें भी सियासी नेताओं पर हमले हैं। और कुणाल कामरा ने क्या बोलने की आजादी के नाम पर लक्ष्मण रेखा पार की है, कॉमेडी के नाम पर एजेंडा की सुपारी ली। आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। कॉमेडी की सुपारी 7:57 पर। और ट्रंप ने अपने टैरिफ नीति को लेकर एक बार फिर से दोहराया कि इसमें बहुत नरमी की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ का खामियाजा झेलता रहा है और इसीलिए अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ वो बहुत नरमी नहीं रखेगा। हालांकि उन्होंने कुछ इशारा दिया है कि कुछ पार्टनर्स के साथ थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा सकती है। All we're going to do, it's reciprocal. We're just going to be reciprocal. In fact, I'll probably be more lenient than reciprocal, because if I was reciprocal, that would be very tough for people. But we've been ripped off as a country like no country has ever been ripped off before. और अब अमेरिका में भी नागरिकों को दिखाना होगा कागज। ट्रंप ने ऐसा ही कुछ आदेश जारी किया है। यूएस फेडरल चुनाव में वोट डालने के लिए नागरिकों को अपना दस्तावेज दिखाना होगा। वोटिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त नागरिकता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेज प्रमाण जैसे पासपोर्ट अनिवार्य होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त हो जाएं। ट्रंप ने इसको लेकर भारत और ब्राजील का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकन नागरिकता के लिए काफी हद तक स्वयं सत्यापन पर निर्भर है। ट्रंप के मुताबिक इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। और रूस यूक्रेन जंग अब थम सकती है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि पुतिन और जेलेंस्की अब काला सागर में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब में मंगलवार को ही बातचीत में दोनों देशों ने सहमति जताई कि ये काला सागर में जहाजों पर सैन्य हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रा पर हमले नहीं करने की डील पर भी दोनों देशों में प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्लैक सी यानी काला सागर में हमले नहीं करने की डील को सही कदम बताया है। हालांकि रूस ने कहा कि सीज फायर तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि आर्थिक पाबंदियां नहीं हटाई जाए। वहीं अमेरिका ने कहा कि वो फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर मार्केट में रूसी कारोबार के लिए कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।